अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू ऑल आर गुड। सो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं अपनी सीरीज़ में टाइपस्क्रिप्ट के एग्ज़ाम और इंटरव्यू की जो है प्रिपरेशन करवा रही हूँ। सो जैसे कि आप लोगों को पता है सर ज़िया जो कि बहुत जाने माने जो हैं वो टीचर हैं, और इसके अलावा उनको तमगा इम्तियाज़ भी मिल चुका है। उसके अलावा मैं उनकी जो है रेपो से वो प्रिपरेशन करवा रही हूँ, वही सीरीज़ करवा रही हूँ उनकी गिटहब रिपोजिटरी से। ओके, और उन्होंने जो है वो अपनी गिटहब रिपोजिटरी जो है वो इस तरह से जो है उन्होंने बनाई है कि उससे तमाम स्टूडेंट्स वर्ल्ड वाइड जितने भी हैं वो सब अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। किसी भी किस्म का इंटरव्यू टाइपस्क्रिप्ट का जो टेस्ट है, एग्ज़ाम है उनका, उसकी प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। उनका 101% श्योरिटी है कि वो उनका जो है वो पेपर जो है या इंटरव्यू जो है, एग्ज़ाम जो भी है वो लग जाएगा। ठीक है, सो उसमें सब कुछ है, बेसिकली बेसिक टू एडवांस ऑल कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। उन्होंने कुछ मतलब कि बनाई भी इस तरह से है अपनी रेपो। तो बाकी आप लोग तैयारी करें, आई होप फिर आप लोगों को भी जो है आपका एग्ज़ाम या इंटरव्यू सब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सही है। सो यहाँ पे जो आपकी स्क्रीन शो हो रही है ये मैंने जो है पुराने फ़ोल्डर में ही काम करना शुरू करा, उसी के आगे से कंटिन्यू करा। ओके, जो मैंने पार्ट 1 में कराया, अगर किसी ने पार्ट 1 नहीं देखा तो वो पहले वो पार्ट 1 जाके देख ले, क्योंकि ये सीरीज़ है और हर पार्ट जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। ओके, क्योंकि उस पार्ट में जो है वो मैंने बहुत सी चीज़ें जो है वो डिस्कस करी हैं, और इसके अलावा जो बहुत से एरर्स हैं कि एरर्स आ जाते हैं, उन सबको जो है मैंने डिस्कस करा है, उनको समझाया है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें। तो अगर वो नहीं देखी तो आप लोग पहले वो देख लें। पार्ट 1 के आगे से हम कंटिन्यू करते हैं। मैं कुछ रिव्यू देती चलूँ आपको कि यहाँ पे जो लाइट जो हम वेरिएबल का कीवर्ड लिखते हैं, तो उसमें अगर हम डबल टी लगा देते हैं या एस लगा देते हैं तो इस टाइप के जो हैं वो एरर्स होते हैं, वो कहलाते हैं सिंटेक्स एरर। ठीक है ना। उसके बाद जो हम console.log लिखते हैं, उसमें अगर हम कोई गलती कर देते हैं, लाइक यहाँ पे मैंने डबल जी लगा दिया, उसके बाद या लॉगर में लिख दूँ, या जो भी console.log में जो हम मिस्टेक करते हैं ना, तो वो कहलाता है टाइप एरर। सही है। तो ये हो गया आपका। उसके बाद अब हम चलते हैं कि अगर हम लिखते हैं कि लेट मैसेज इज इक्वल्स टू हेलो, मैंने लिखा है इन्वर्टेड कॉमास में, तो ये तो आपको पता है, इसको हम कहते हैं क्लियर करना। सही है। उसके बाद जब मैंने दोबारा से मैसेज लिखा, उसके बाद मैंने लिखा इज इक्वल्स टू 3, तो इस चीज़ को हम कहते हैं रीअसाइन करना। सही है। तो जब हमने रीअसाइन करा तो उसमें मैंने लिखा 3। ठीक है, जो है मैं फ़ौरन जो है वो एरर दे देगा। बेसिकली अभी तो मैंने कमेंट किया हुआ, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये मैं बताती चलूँ कि एरर क्यों देगा, कि देखें ऊपर स्ट्रिंग में, तो उसने भी फ़ौरन से पहचान दिया कि भाई ऊपर स्ट्रिंग में जो आपने डिक्लेयर करा है वैल्यू, तो वो स्ट्रिंग में है। तो जब आप रीअसाइन कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं, तो वो आप नंबर उसकी डेटा टाइप नंबर क्यों रख रहे हैं, मतलब कि उसने फ़ौरन से देखा कि भाई नंबर डेटा टाइप है और ऊपर डेटा टाइप जो है वो स्ट्रिंग है, तो उसने फ़ौरन से एरर दे दिया। उसने बोला कि नहीं भाई, आप जो दोबारा रीसाइन कर रहे हैं ना, रीअसाइन, तो वो भी आप जो है वो स्ट्रिंग में करें। तो बस यही वजह है। ठीक है ना। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे मैंने 3 को स्ट्रिंग में करा, यानी इन्वर्टेड कॉमास में करा, तो देखिए उसने फ़ौरन से एरर भी गायब कर दिया। सही है। और बाकी मैंने दोबारा हटाया इन्वर्टेड कॉमास, तो वापस से एरर आ गया। तो यही कुछ कॉन्सेप्ट है, इस चीज़ को हम कहते हैं असाइन एरर। सही है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं अपना स्टेप नंबर 1 की तरफ। सही है। तो स्टेप नंबर 1 मैं आपको सर ज़िया की रेपो भी दिखाती चलूँ। तो ये सर ज़िया की रेपो मैंने ओपन कर ली है। यहाँ पे उनका पैनवर्स की जो है वो मैंने गिटहब रिपोजिटरी जो है उनकी ओपन कर ली है। तो स्टेप नंबर 1 जो है वो स्ट्रॉन्ग टाइपिंग है। ठीक है। तो वापस हम चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ। सेम। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टाइप आप लोगों को पता है, मैं पहले भी करवा चुकी हूँ, बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ। तो दोबारा से आप लोग इसका एक दफ़ा रिव्यू कर लें, अपने पास नोट डाउन भी कर लें। बाकी समझ में आ गया होगा कि जब हम टाइप खुद डिफ़ाइन करते हैं तो उसको हम कहते हैं स्ट्रांगली टाइप। सही है। उसके बाद जब हम टाइप खुद डिफ़ाइन नहीं करते और हमारा टाइपस्क्रिप्ट का कंपाइलर जो है खुद समझ जाता है कि कौन सी टाइप है। सही है। और उसके अकॉर्डिंग हमें एरर भी दे देता है अगर हम गलत जो है वो टाइप के अपोजिट जाकर हम कोई डाटा पुट कर देते हैं। सही है। तो फिर ये हमारी जो है टाइपस्क्रिप्ट में एबिलिटी होती है, टाइपस्क्रिप्ट के कंपाइलर में एबिलिटी होती है कि वो खुद समझ जाता है। सही है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं इन्फ्रेंस टाइप। ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने इसी जो है वो मैंने इन्वर्टेड कॉमास में मैंने स्ट्रिंग में लिखा यूएस से, उसके बाद जो है मैंने जब रीअसाइन करा तो मैंने नंबर लिख दिया, तो उसने फ़ौरन मुझे एरर दे दिया और बोला कि भाई आपने ऊपर स्ट्रिंग में लिखा है, नीचे आप नंबर दे दियो। तो आप फ़ौरन से जो है अपना जो डाटा आपने लिखा है उसको स्ट्रिंग में करें। सही।
तो ये इन्फ्रेंस टाइप है, ये भी आप लोगों को पता है, बात समझा चुकी हूँ पहले भी। उसके बाद अब हम आते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। स्टेप नंबर 2 को भी हम देख लेते हैं। पेनावर्स की जो रेपो है उसमें हम जाके देख लेते हैं कि स्टेप 2 क्या है। ओके, एग्जैक्टली यही है स्टेप 2, कॉन्स और लाइट। तो यहाँ पे मैं आपको विजुअल स्टूडियो कोड में मैं आपको दिखाती चलूँ कि देखें, जब भी हमें कोई ऐसी मतलब कि वैल्यू अगर हम लिखें जिसको हमने चेंज नहीं करनी हो, लाइक एक दफ़ा डिक्लेयर कर दिया तो बाद में रीअसाइन हमें नहीं करनी हो, तो वहाँ पे हम कॉन्स का यूज़ करते हैं। सही है, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है कि यूज़ कॉन्स वेयर वेरिएबल वैल्यूज़ डू नॉट चेंज। ओके, तो अपने पास नोट डाउन कर लीजिए इस चीज़ को कि हम ऐसी जगहों पे जो है वो कॉन्स का यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हमें रीअसाइन करने की ज़रूरत पड़ जाती है तो हम वहाँ पे लेट का यूज़ करते हैं। सही है, तो अब यहाँ पे मैं आपको एरर दिखा रही हूँ। एरर दिखाने का मकसद यही है कि बेसिकली हम एरर्स को डिस्कस कर रहे हैं। सही है, तो यहाँ पे मैंने एक दफ़ा कॉन्स लिखा, उसका वेरिएबल बनाया, उसके बाद जब मैंने दोबारा से रीअसाइन करा तो उसने मुझे एरर दे दिया। ठीक है ना, अब उसने मुझे एरर इसीलिए दिया कि भाई एक दफ़ा कॉन्स में आप डिक्लेयर कर सकते हैं, दोबारा आप रीअसाइन नहीं कर सकते। तो मैंने लाइट लगाया तो देखें वो एरर चला गया, क्योंकि लाइट में हम दोबारा से कर सकते हैं। सही है, तो ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी, आई होप। उसके बाद जो है TSC और उसके बाद नोड स्पेस में in.js करके मैंने अपना जो है टर्मिनल में एग्जीक्यूट करवा लिया आंसर। तो ऑब्वियसली सी बात है, जो मैंने रीअसाइन करी थी वैल्यू, यानी कि एक वेरिएबल नेम सबसे पहले जो मैंने डिक्लेयर किया था वो 5 था उसमें डाटा, और सेकंड जो रीअसाइन करते 2 था, तो टर्मिनल में भी जो है वो मेरा 2 ही कॉल हुआ। सही है, ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी आप लोगों को कि जो हम रीअसाइन करते हैं वही कॉल होता है माई टर्मिनल में। उसके बाद स्टेप नंबर 3 पर हम आते हैं। स्टेप नंबर 3 का ए पार्ट पर हम आते हैं, क्योंकि इसके पार्ट हैं 3 के, तो इसका 3 का पार्ट नंबर ए पर हम मॉड्यूल्स पढ़ेंगे। यहाँ पे मॉड्यूल्स में क्या आता है, बेसिकली इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ओके, सो यहाँ पे मैं बताती चलूँ कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता क्या है। एक्सपोर्ट ये होता है कि जब हम कोई चीज़ अपने मुल्क से जो है हम बाहर भिजवाते हैं तो उस चीज़ को हम एक्सपोर्ट कहते हैं, और जब हम कोई चीज़ आउट ऑफ कंट्री से मंगवाते हैं बाहर की चीज़ अपने कंट्री में, तो उस चीज़ को हम कहते हैं इंपोर्ट। ओके, ये चीज़ पता चल गई होगी आपको, नहीं पता अगर तो। उसके बाद आपने फ़िलहाल जो है फर्स्ट .js जो लिखा है, उसके बाद सेकंड .js जो लिखा है, इसको फ़िलहाल इग्नोर करना है। मैं इसको अभी हटा दूँगी। सही है, और दोबारा से लिखूँगी तो फिर ये एरर जा रहा है, ये हट जाएगा। सही है, फ़िलहाल अभी आपने इसको इग्नोर करना है। तो बाकी मैं बताती चलूँ कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम क्या है कि जब हमने इसी तरह आप अपने जब कोड पे जब हम आते हैं, इसको अपने कोड पर अप्लाई करते हैं, कोड की लैंग्वेज में अप्लाई करते हैं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का यहाँ क्या काम, भाई कोडिंग की दुनिया में क्या काम। तो देखें, जब हमें कोई दूसरी फाइल से कोई चीज़ इंपोर्ट करवानी होती है तो हम तब इंपोर्ट एक्सपोर्ट को यूज़ करते हैं। ओके, तो यूज़ करने का तरीका ये है कि इंपोर्ट ए लिखा, उसके बाद फ्रॉम लिखा, उसके बाद जो फाइल का जिस फाइल से इंपोर्ट करवाना होगा हम उस फाइल का नेम लिख देंगे। सही है, कि जब हमने बहुत सारी चीज़ों को एक साथ इंपोर्ट करवाना हो, जैसे कि B, C और D, तो ये वेरिएबल नेम्स है बेसिकली। सही है ना, जो हम अक्सर रख देते हैं एक रैंडमली। बाकी कर्ली ब्रैकेट्स मैंने इसलिए लगाए हैं क्योंकि जब हमने यहाँ पे ज़्यादा वेरिएबल नेम्स को हम यहाँ पे कॉल करवा रहे हैं, लाइक इंपोर्ट करवा रहे हैं, तो इसलिए मैंने जो है कर्ली ब्रैकेट्स लगाए। कर्ली ब्रैकेट्स ही लगते हैं जब हमने ज़्यादा चीज़ों को करवाना होता है। सही है ना, तो उसके बाद जो है यहाँ पे कंसोल में A+B+D कर दिया, और उसके बाद मैं बताती चलूँगी यहाँ पे C को मैंने सपोज करा है D। उसके बाद मैंने एक first.ts के नाम से एक फ़ाइल बना ली है। अब इस फाइल को बनाने का मकसद क्या है, यही मकसद है कि हमने इंपोर्ट करवाना है। सही है ना, तो वहाँ पे जो हमने वेरिएबल नेम्स जो वहाँ पे हमने लिखे हैं, तो वो ज़ाहिर है उन वेरिएबल नेम के अंदर कोई डाटा तो होगा ना। वो डाटा तो हमने कुछ मतलब कि कहीं स्टोर ही नहीं करवाया ना, हमने कोई वेरिएबल नेम लिखे, तो हमने फ़ाइल बना ली। तो बेसिकली अब हम उसमें वही काम करेंगे, उन वेरिएबल नेम जो हमने लिखे हैं, एक वेरिएबल बनाएंगे, उन वेरिएबल का नेम लिखेंगे और उसमें जो है वो डाटा स्टोर कराएंगे, और उसको बेसिकली उसको जो है वो इम्पोर्ट करवाएंगे हम। ए फ्रॉम के बाद मैंने ./first.js क्यों लिखा, क्योंकि मैंने first.ts की फ़ाइल में मैं काम कराऊंगी। ए के अंदर जो डाटा स्टोर कराऊंगी ना, वो मैं इसी फाइल में करवाऊंगी। सही है ना, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। उसके बाद जो B और D है, तो यहाँ पे मैं बेसिकली ये अभी कैप्चर नहीं हो पाया है, ये second.ts की मैंने एक फ़ाइल बनाई है।
ठीक है। तो ये रिकॉर्ड नहीं हो पाया तो आप लोग बना लीजिएगा, और इसीलिए मैंने बी और डी का जो काम होगा वो second.ts की फ़ाइल के अंदर होगा। तो मैंने यहाँ पे जो कॉल करवाया तो मैं लिखूँगी सिंपली ./second.js, सही है। हम सिंपली first.ts की फ़ाइल के अंदर चलते हैं। अभी हमने सिर्फ एक वेरिएबल नेम है लाइक ए, तो उसके मतलब कि उसके अंदर हमने डाटा स्टोर कराना है। तो मेथड यही है कि हमने a=4 लिखा, उसके बाद एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ए लिख दिया, सही है ना। तो ये सिंगल चीज़ किसी वेरिएबल नेम के अंदर डाटा स्टोर कराने का मेथड है, उसके इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का ये मेथड है, सही है ना। अगर ज़्यादा चीज़ें हों तो फिर आप सिंपली जो है एक्सपोर्ट लिखो, लेट b=2 एक्सपोर्ट लेट c=3, ठीक है। तो ये ज़्यादा चीज़ जब हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करवा रहे होते हैं तो ये उस चीज़ का मेथड है। तो ये 2 मेथड से ये यूज़ होते हैं, तो ये याद रख लीजिएगा। बाकी यहाँ पर जो है मैंने यहाँ पे सी को डी सपोज़ करा है, और लेकिन मैंने वहाँ पे लिख सी दिया है, लेकिन तब भी हमारा आंसर जो है वो यही आएगा, सही है ना। गलत नहीं होगा, यानी कि एरर नहीं आएगा, लेकिन सिर्फ आप लोगों को बताने के मकसद से कि अगर तो आप किसी चीज़ को कुछ दूसरा सपोज़ करना चाह रहे हैं, कोई दूसरा नेम सपोज़ करना चाह रहे हैं उसका, तो आप एस को यूज़ करते हुए सपोज़ कर सकते हैं, सही है ना। बाकी अब यहाँ पे देख लीजिए second.ts की फ़ाइल के अंदर मैंने 2 और 3 लिखा है। ये डाटा मैंने जो है यहाँ पे स्टोर करवाया, सही है। और जो ए में मैंने स्टोर कराया था वो 4 था, सही है। तो अब हम इनका जो है इनको सम करेंगे तो देखें क्या आंसर आता है। ऐसे लिखा, फिर नोड स्पेस main.js लिखा, सही है। तो देखें क्या आता है आंसर, तो 9 आया है। तो इसका मतलब बिल्कुल सही आया क्योंकि मैंने अपने सही इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करवाया, सही है ना। मेथड याद रख लीजिएगा। बाकी स्टेप 3b में भी यही कुछ है, ठीक है ना। सो ये याद रख लीजिएगा। इसमें सपोज़ नहीं करा हमने सी को डी, तो बस यही कुछ है बी में। उसके बाद हम चलते हैं स्टेप नंबर 3 का सी पार्ट, ओके। तो इसमें इंक्वायरर है कुछ, तो इंक्वायरर में बताती चलूँ कि ये npm की लाइब्रेरी है, सही है। तो वहाँ से हम एक्सपोर्ट करवाते हैं कमांड्स को यूज़ करते हुए, सही है ना। तो अगर नहीं पता तो आप लोग मेरी वीडियोस देख सकते हैं प्रोजेक्ट्स की, उसमें मैंने इंक्वायरर को कैसे डाउनलोड करते हैं और उसको यूज़ करते हैं अपने कोड में, सब कुछ सिखाया हुआ है। बाकी मैं आपको दिखा भी दूँगी कौन सी वीडियोस से आप सीख सकते हैं, देख सकते हैं। अगर किसी को नहीं पता यूज़ करना है इसका तो, और इंस्टॉल करना है इसको। बाकी यहाँ पर जो है 3 भी हम कर चुके हैं, और इसके अलावा 3 का ए पार्ट भी हम कर चुके हैं। अब हम करने जा रहे हैं स्टेप 3 का पार्ट नंबर सी, यानी कि इंपोर्ट इंक्वायरर, सही है ना। तो अब हम चलते हैं अपनी स्क्रीन पर दोबारा से वापस। तो यहाँ पे मैंने जो है इसको कमेंट जो मैंने कमेंट करा था इसको मैंने कमेंट से हटा दिया, सही है ना। उसके बाद जो यहाँ पे इंक्वायरर लिखा हुआ है, इंपोर्ट इंक्वायरर फ्रॉम इंक्वायरर, तो यहाँ पे आप लोगों का एरर आएगा इंक्वायरर पर, सही है। क्योंकि मेरा इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि मेरा ऑलरेडी जो है वो इंस्टॉल हुआ हुआ है। आप लोगों ने इंस्टॉल करना होगा। अगर इंस्टॉलेशन का प्रोसेस नहीं पता कि कैसे इसकी लाइब्रेरी को डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, तो वो आपने सीखना होगा। वो मैं वीडियो दिखा भी दूँगी, आप किस वीडियो से सीख सकते हैं। लेकिन मेरा इसलिए नहीं आ रहा है, लेकिन आप लोगों का आएगा एरर जब तक आप लोग इंस्टॉल नहीं करेंगे, सही है ना, इंक्वायरर की लाइब्रेरी। बाकी मैं दिखा दूँ कि किस आप मेरी वीडियो पे देख सकते हैं प्रोजेक्ट की। जो देखेंगे प्रोजेक्ट की वीडियो है, जैसे आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पे, तो आप इन प्रोजेक्ट से देख सकते हैं। इसमें मैंने सिखाया हुआ है कम्प्लीटली, ओके। सो आप लोगों का ये भी, आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी आई होप। उसके बाद मैं बताती चलूँ कि ऑब्जेक्ट है और इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे नेम, टाइप, मैसेज। और ये हम तब यूज़ करते हैं कर जब हम जो है हमने अपने जो यूज़र है उसको हमने कोई उससे क्वेश्चन करना हो और उससे क्वेश्चन करके उससे कोई आंसर लेना हो, तो तब हम जो है वो इस चीज़ का यूज़ करते हैं इंक्वायरर का, सही है ना। तो हमें अभी यूज़र से उसकी एज पूछनी है, तो हमने एक टाइप बना ली एज के नाम से, ठीक है ना। और उसकी टाइप का नंबर मतलब कि बता दिया, जो हमने कि ज़ाहिर एज हमें पता है नंबर में होती है, तो हमने टाइप लिखी नंबर। उसके बाद हमने मैसेज लिखा और उसमें जो हम यूज़र को अपने देंगे तो उसमें लिख दिया हमने एंटर योर एज, सही है ना। उसके बाद हमने एक मैसेज प्रिंट करवा दिया कि भाई जो भी वो एज बताए तो उसके बाद तुम ये करो। लाइक मैंने उसको एक कंडीशन बना दी, लाइक ये कह लें आप कंसोल के अंदर जो है मैंने एक कंडीशन बना दी कि अगर तो वो उसकी एज जो है, अगर जो भी वो एज दे तो उसको ये बताना है कि जब तक तुम 60 मतलब कि 60 ईयर्स के तुम्हें होने में कितना मतलब कि टाइम लगेगा, मतलब कितने साल बाकी हैं। अब वो जो है ना वो आपकी एज को देख के वो आपको बताएगा कि आपकी जो है 60 ईयर्स होने में आपको अभी कितने ईयर्स बाकी हैं, सही है ना। तो मैंने कोई ऐसी कंडीशन बना दी है, तो आप देख भी सकते हैं स्क्रीन पे
कि मैंने लिख दिया इंशाल्लाह इन इन्वर्टेड कॉमास में, उसके बाद प्लस, उसके बाद ब्रैकेट में 60 माइनस आंसर डॉट एज, क्योंकि हमने बनाया है, आप लोगों को दिख रहा होगा। उसके बाद प्रॉपर्टी बनाई है एज की, तो वो मैंने लिख दिया है, सही है ना। तो ये कंडीशन बनाने का एक रूल होता है, ऐसे कंडीशन बनाई जाती है। उसके बाद प्लस इन्वर्टेड कॉमा से मैंने लिखा ईयर्स यू विल बी 60 ईयर्स ओल्ड, ओके। उसके बाद जब वो एज यूज़र अपनी एज देगा तो उसको फिर ये मैसेज जो है प्रिंट आउट हो जाएगा और उसको बता भी देगा, हमारा जो है एग्जीक्यूट में जो वो शो हो जाएगा, उसको बता भी देगा कि भाई आप इतने ईयर्स में जो है 60 ईयर्स के हो जाएंगे। ये मैंने एक कंडीशन बनाई है, इस कंडीशन के थ्रू जो है ये प्रोसेस जो है वो रन होगा, ओके ना। हम इसको करके देख लेते हैं। मैंने कमांड दी TSC, उसके बाद नोट स्पेस में .js तो लिखा, तो एंटर योर एज उसने जो है मैसेज जो है प्रिंट आउट कर दिया, एग्जीक्यूट करा दिया और हमसे पूछा है कि भाई अब आप बताओ कि एज क्या है, ठीक है ना। तब हम जो एज बताएंगे तो अब वो हमें बताएगा कि भाई आपको 60 ईयर्स मतलब कि होने में आपको इतना टाइम है। लाइक उसने देखो मैसेज हमें दे दिया कि इंशाल्लाह इन 41 ईयर्स यू विल बी 60 ईयर्स ओल्ड। लाइक आप 41 ईयर्स में लाइक आप हो जाएंगे 60 ईयर्स की, ओके। तो उसने ये मुझे मैसेज प्रिंट आउट करवा दिया है और मुझे बता भी दिया है कि मैं 60 ईयर्स की कब तक हो जाऊंगी, सही है ना। तो मुझे अभी 41 ईयर्स बाकी हैं, लाइक उसने मुझे ये बताया है, सही है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि इंक्वायरी को यूज़ क्यों करते हैं और जो भी मैंने कुछ समझाया, सही है ना। तो यहाँ पे अब मैं इसको कमेंट आउट कर देती हूँ वापस से, ठीक है। और अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 3D की तरफ, सही है। तो स्टेप 3D की तरफ हम आ गए हैं। यहाँ पे मैंने जो है वो 3D स्टेप जो है वो अपना ओपन कर लिया है, इनकी रेपो भी ओपन कर ली है पैनावर्स की। यहाँ पे मैं दिखाती चलूँ कि स्टेप 3D में है हमारी चॉक। हम यहाँ पे चॉक को जो है वो डिस्कस करेंगे। सो अब यहाँ पे चॉक को भी जो है वो इंस्टॉल करना पड़ता है। तो ये भी आप अपना जो मैंने प्रोजेक्ट की वीडियो आपको दिखाई है, ठीक है ना, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो उसमें भी मैंने सिखाया कि जो कैसे चॉक को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा चॉक काम ही तब करेगी तब इंस्टॉलेशन का प्रोसेस हुआ होगा, तो वो आप लोग सीख लीजिएगा अगर नहीं आता तो। अगर आप लोगों ने मेरी वीडियोस नहीं देख रहे थे तो आप लोग वहाँ से सीख सकते हैं, सही है ना, अगर किसी को नहीं पता चॉक का। बाकी इस स्टेप में सब कुछ सेम वही चीज़ है, सिर्फ और सिर्फ जो ऐड चीज़ हुई है वो है चॉक। तो यहाँ पर मेरा एरर नहीं आ रहा क्योंकि मेरा पहले से बता चुका हूँ इंस्टॉल है। आप लोगों का आ सकता है क्योंकि आप लोगों का इंस्टॉल नहीं होगा तो आप लोग को करना पड़ेगा, सही है। बाकी इसको इंस्टॉलेशन के बाद जो हम इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं, चॉक का काम क्या होता है, यही काम होता है कि इसको अगर हम कोई मतलब कि लाइन में कुछ जो डाटा लिखा है, कोई मैसेज प्रिंट आउट हुआ है तो उसको हम चाह रहे हैं कलरफुल बनाना, तो हम तब चॉक का यूज़ करते हैं। तो सिंपली आपने चॉक लिखना है, उसके बाद डॉट लिखना है, उसके बाद जो कलर आप ऐड करना चाह रहे हैं अपने टेक्स्ट पर तो वो आप लिख दें। उसके बाद ब्रैकेट लगाएं, उसके बाद जो है आप उस ब्रैकेट जो है वो सबसे एंड में आपने क्लोज़ करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं जो है कमांड देके जो है इसको चेक करी कि भाई जो मैंने जो इसको यूज़ करा है तो मेरा वाकई में जो मेरा टेक्स्ट है जहाँ पे मैंने यूज़ करना चाहा है तो वो कलरफुल हुआ भी है या नहीं हुआ। तो हम देखते हैं, मैंने ब्लू कलर लगा, देखते हैं होता है नहीं होता। तो देखिए मेरा कलर चेंज हो गया है, इसका मतलब चॉक ने काम कर दिया है, सही है। सो ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आई होप, सही है। बाकी याद रहे कि चॉक के बाद जो हम ब्रैकेट लगाते हैं तो उस ब्रैकेट का ज़रूर ख्याल रखिएगा, सबसे एंड में बंद होगा, सही है ना। तो ब्रैकेट अगर कहीं भी गलत लगा दिया, पहले लगा दिया या कहीं सेमीकोलन के बाद लगा दिया तो ये छोटी मोटी गलती होती है, तो फिर आपका चॉक जो है काम नहीं करेगी, सही है ना, तो काम ख़राब हो जाएगा। तो ये चीज़ देख लीजिएगा कि मैंने ब्रैकेट कहाँ लगाया है, कहाँ क्लोज़ करा है, इस चीज़ में काफ़ी मसला आ जाता है बच्चों को, सही है। सो ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आई होप सो। तो यहाँ पे वीडियो एंड करती हूँ और उसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह स्टेप 3D के ऑनवर्ड्स हम कवर करेंगे। तो वीडियो को आप और सीरीज़ का पार्ट बने रहिएगा, सही है ना। तो इंशाल्लाह मिलेंगे फिर दोबारा से नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा, तब तक के लिए ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।